जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्ण आज आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 7 की हिस्ट्री की जर्नी को आगे बढ़ाने आया हूँ। आज हम जिस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी फिनिश किया, जिसमें हमने ये देखा कि हजार वर्षों के बीच में, यानी 700 से लेकर के और 1750 ईस्वी के बीच में होने वाले परिवर्तनों को किस प्रकार से हमारे इतिहासकारों ने फाइंड आउट किया और कितनी ही खूबसूरती के साथ वो हमारे सामने उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। आप देखते हैं कि हजार वर्षों का समय कम नहीं होता है और उस समय विशेष करके जब राजाओं महाराजाओं के काल में लगातार परिवर्तन हो रहे थे, स्थिति परिस्थितियां बदल रही थी और ऐसी परिस्थिति में उनके डाटा को कलेक्ट करना कितना ही दुर्लभ काम होता है। बहुत सारे रिसोर्सेस नष्ट कर दिए गए, कुछ स्वतः नष्ट हो गए और इन सभी परेशानियों को देखते हुए, अपने माइंड में रखते हुए इतिहासकारों ने बखूबी उस डाटा को ट्रेस किया और हमारे सामने उसको प्रेज़ेंट किया। हालाँकि इन तथ्यों को हम 100% सत्य नहीं कह सकते हैं, फिर भी अपने पुरातन सभ्यता, संस्कृति और उन बदलावों को जानने के लिए ये काफ़ी हद तक हमारी मदद करते हैं। आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं, इस यात्रा को बढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अब हम इतिहास के अगले पन्ने को पलटने के बाद जब देखते हैं कि जो न्यू चैप्टर प्रारंभ होता है, विशेष करके वह उस दौर का इतिहास जिस पर अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, वह है 700 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में, जब बहुत सारे नए राजवंशों का उदय होता है। ये राजवंश किस प्रकार से अस्तित्व में आए, इनका उद्भव किस प्रकार से हुआ, इनकी पृष्ठभूमि क्या थी, आज हम इन सभी तथ्यों पर क्रमवार आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम ही है न्यू किंग एंड किंगडम्स। वो नए राजा कौन से थे, नए राज्य कौन से स्थापित हुए और उनके स्थापित होने की प्रक्रिया किस प्रकार से रही, इस पर हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो आज हम जो अभी बताने जा रहे हैं आपको, इसमें विशेष करके जब आप देखते हैं कि 700 से लेकर के और 1200 ईस्वी के बीच में बहुत सारे नए राज्यों का उद्भव होता है। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है, जो पॉइंट आता है, वो आता है द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। तो इसमें जो पहली टॉपिक है, वो ये है द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। न्यू डायनेस्टीज। तो जो न्यू डायनेस्टीज हैं, वो डायनेस्टीज क्या हैं, उस पर चर्चा करेंगे हम। ये न्यू डायनेस्टीज कैसे आती हैं? तो जब हम देखते हैं इतिहास के पन्नों में, तो हम क्या देखते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा भूभाग था, आज भी है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा भूखंड है भारत देश। और उस समय, जिस समय की हम चर्चा कर रहे हैं, विशेष करके 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी, विशेष करके वह जो समय है जो 700 से 1200 बीच के काल का काल है, जिसमें हम विशेष रूप से अभी चर्चा करने जा रहे हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और उस समय भी भारत का जो भूभाग था, वो बहुत ही विस्तृत था। जिस समय आप देखेंगे कि बहुत सारे जमींदार जो अपने आधिपत्य को जमाए हुए थे, उनके साथ-साथ कुछ ऐसे प्रमुख लड़ाके थे या प्रमुख योद्धा थे, जिन्होंने बहुत सारी सेनाओं में सर्विस अपनी दी थी। तो ये लोग बहुत सारे राजाओं की नज़र में भी थे, यानी कि बहुत सारे राजाओं ने इनको एक तरीके से सेटल किया था। सेटल क्यों किया था? क्योंकि सेटल करने के पीछे का जो कारण था, वो ये था कि वे आवश्यकता पड़ने पर इनसे लड़ाके की सर्विस यानी आर्मी सर्विस प्राप्त करते थे। आर्मी सर्विस के साथ-साथ और बहुत सारे जो है सेवाएँ प्राप्त करते थे और उसके बदले में यह भी उन्हें बहुत सारी सुविधाएँ प्रदान करते थे। तो बहुत अलग-अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे भारत जैसे भूखंड पर जमींदार लोग अपनी अधिपति मजबूती से बनाए हुए थे और अपने आधिपत्य को बनाए रखने के साथ-साथ
उन्हीं के साथ-साथ बहुत सारे ऐसे भी लड़ाके प्रमुख थे, जिन्होंने भी अपना दबदबा कायम कर रखा था। जैसे आज के समय में हम अगर बात करें, तो एक वर्ड आता है बाहुबली। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने क्षेत्र का काफ़ी ताकतवर होता है, जो धन के मामले में ताकतवर होता है और पैसों के मामले में पैसों के साथ-साथ क्या होता है, उसकी राजनीतिक पकड़ मज़बूत होती है। इसके साथ-साथ जो जन समुदाय है, जन मतलब समुदाय, जो समुदाय की शक्ति है वह उसके साथ होती है। यानी एक ऐसा आवाज़ जिसके साथ बहुत सारे लोग खड़े हो जाएँ। तो ऐसे लोगों को हम आज के डेट में बाहुबली जिनको कहते हैं। तो ये यहाँ पर मैं जो उन बाहुबलियों की चर्चा कर रहा हूँ, जो उस समय थे। यानी 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच के जो बाहुबली थे, जिनको हम लड़ाके प्रमुख भी कह सकते हैं या फिर वो एक बहुत बड़े ज़मींदार थे। उन्होंने अपने अधिपत्य को बनाए रखने के साथ-साथ जब उनके पास धन आया, शक्ति आई, धन की शक्ति, जन की शक्ति जब उनके पास आई, तो वे क्या किए, उन्होंने अपने लिए उपाधियों का नई उपाधियों की खोज की, नई उपाधियों से अपने आप को विभूषित किया, जिसमें उन्होंने सामंत से एक टाइटल लगाया महासामंत, 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 महासामंत की उपाधि ली। महासामंत के साथ-साथ उन्होंने महामंडलेश्वर की उपाधि ली। महामंडलेश्वर का मतलब क्या होता है? मंडल होता है एक क्षेत्र और उस क्षेत्र का ईश्वर यानी कि द लॉर्ड ऑफ द ग्रेट रीजन, एक किसी बड़े क्षेत्र का जो अधिपति है, जिसके अधीन बहुत सारा क्षेत्र है और इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर उपाधियों से विभूषित किया। इनमें बहुत सारे ऐसे भी सामंत और या जमींदार आए उभर कर के सामने, जिन्होंने उन अदर राजाओं, अन्य जो राजा थे, उन राजाओं से अपने आप को स्वतंत्र भी कर लिया। वे स्वतंत्र रूप से अपनी जमींदारी या अपनी सामंतवादी सिस्टम को बनाए रखे। इसका एक उदाहरण जब हम देखेंगे इतिहास के पन्नों में, तो जो हमारे सामने देखने को आता है, बहुत बड़ा उदाहरण है वो उदाहरण है राष्ट्रकूटों का। राष्ट्रकूट कौन थे? राष्ट्रकूट लोग जिनका विशेष करके जो अधिपति था, वह था दक्कन में। यानी राष्ट्रकूट, ये जो राष्ट्रकूट थे, ये ब्राह्मण समुदाय से बिलॉन्ग करते थे। राष्ट्रकूट ये दक्कन में शासन कर रहे थे, एक सामंत के रूप में। दक्कन में सामंत के रूप में थे और ये किसके सामंत थे? सामंत सामंत के रूप में राज कर रहे थे। सामंत के रूप में राज कर रहे थे। अब किसके अधीन ये राज कर रहे थे? कौन इनको पोषित कर रहा था? तो इनको पोषित करने वाले जो थे, वो कर्नाटका में राज्य करने वाले चालुक्य थे। राज कर रहे थे। किसके अधीन थे ये? ये थे कर्नाटक में राज करने वाले चालुक्यों के अधीन। कर्नाटक में राज करने वाले चालुक्यों के अधीन थे ये। चालुक्यों के अधीन थे। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, इन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। वो परिवर्तन क्या था कि राष्ट्रकूटों का जो प्रमुख था, वह कौन था? दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग ने ही इस विशेष रूप से राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और एक नए राज्य को खड़ा किया, एक किंगडम को उसने बनाया। तो उसने क्या किया कि उसने एक हिरण्यगर्भ नाम की एक रिचुअल किए। हिरण्यगर्भ एक ऐसा रिचुअल था, जिस रिचुअल को करने का अर्थ लोग ऐसा मानते थे कि उसका एक रीबर्थ हुआ है क्षत्रिय के रूप में, यानी कि पुनर्जन्म हुआ है क्षत्रिय के रूप में। वो अब जन्म से क्षत्रिय है या नहीं है, लेकिन जिसने हिरण्यगर्भ नाम के संस्कार को उस समय किया, वह
एक क्षत्रिय के रूप में उसका पुनर्जन्म हुआ और अब वह सत्ता को संभालने के योग्य हो जाता है। ये हमारे रिचुअल्स कहते हैं उस समय के लोगों के अनुसार। तो अब आप जो यहाँ देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि महासामंत और महामंडलेश्वर से के नाम से वहाँ के सामंतों ने, उस समय के सामंतों ने अपने आप को विभूषित किया और उनमें जो उभर करके हमारे सामने आए वो राष्ट्रकूट आए, जो दक्कन में सामंत के रूप में राज कर रहे थे और वो कर्नाटक में राज करने वाले चालुक्यों के अधीन थे। अब क्या होता है कि इसमें जो दंती दुर्ग होता है, दंती दुर्ग ने क्या किया कि दंती दुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया कि अब वह आगे उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। तो उसने किया क्या कि उसने एक हिरण्यगर्भ नाम का संस्कार किया। क्या किया? हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ नामक संस्कार किया। नामक संस्कार किया जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ किया, अर्थ इसका होता है क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म। ये आपके सामने यूपीएससी का क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म। ये बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीएससी आप चारों पांचों जगह पे आप देख सकते हैं कि यह आपके सामने एक प्रश्न उठ सकता है जिसमें ये पहला तो दंती दुर्ग जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसने किया इसको, इस संस्कार को किया दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग सामंत, दंती दुर्ग नाम के सामंत ने क्या किया कि इसने चालुक्यों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया, उनके आधिपत्य को उखाड़ फेंका इसने। और किया क्या कि इसने हिरण्यगर्भ नाम का एक संस्कार किया। इस संस्कार का अर्थ होता है क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म। ये उस समय के समाज में ऐसी व्यवस्था व्याप्त थी, एक ऐसी मनोदशा हो गई थी लोगों की कि जिसने हिरण्यगर्भ नाम का संस्कार कर लिया, अब वह क्षत्रिय के रूप में हो गया, भले ही वह जन्म से हो क्षत्रिय या नहीं हो। तो ये अब देखते हैं अब इसके साथ क्या होता है। जब इन्होंने ये किया तो इन्होंने अब दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। तो अब आपके लिए जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रकूट किसके अधीन दक्कन में शासन कर रहे थे? पहला प्रश्न किसके अधीन थे? वो मैंने आपको अभी बताया, वो चालुक्यों के अधीन थे। चालुक्यों का शासन कहाँ था? कर्नाटक में था। तो कर्नाटक में राज्य करने वाले चालुक्यों के अधीन दक्कन में राष्ट्रकूट सामंत के रूप में राज कर रहे थे। ये है इसका की पॉइंट। अब इसमें जो मुख्य उन सामंतों का जो प्रमुख आता है दंती दुर्ग, इसको हम राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के रूप में भी जानते हैं। यानी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की, जो क्या था? एक ब्राह्मण था। दंती दुर्ग सामंत जो कि एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण सामंत था। और इसने कौन सा संस्कार किया? हिरण्यगर्भ, जिसका अर्थ है क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म। अब इस प्रकार से दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाल दी। जब उसकी नींव डाल दी, वे पूरी तरीके से स्टेबलिश हो गए और अपनी प्रोसेस को उन्होंने आगे बढ़ा दिया अपनी किंगडम को बनाने के लिए। अब क्या होता है कि जब ये चीजें चल रही थी तो सिर्फ यही नहीं थे, इनके साथ साथ कुछ और भी चीजें हमें दिखाई देती हैं अदर केसेस में। अदर केसेस में क्या दिखाई देता है कि कुछ ऐसे भी परिवार थे जिन्होंने अपनी शक्ति के बल पर, अपनी आर्मीज के बल पर उन्होंने एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की। और उनमें जो लोग थे वो था कदम्ब मयूर शर्मन, स्वतंत्र रूप से अपने राज्य को स्थापित करने वाले ब्राह्मण, स्वतंत्र रूप से
राज्य स्थापित करने वाले ब्राह्मण। स्थापित करने वाले ब्राह्मण। करने वाले ब्राह्मण कौन थे? कदम्ब मयूर शर्मन, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, और इनके साथ साथ अन्य ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण आए अस्तित्व में, जिन्होंने कर्नाटका में और राजस्थान में अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया। आदि कर्नाटक और राजस्थान, कर्नाटक और राजस्थान में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। तो यह हमारे सामने आता है कि सिर्फ सामंतों ने या जमींदारों ने ही नहीं, बल्कि और भी कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे प्रेस्टिजियस फैमिलीज थी, जिन्होंने अपनी आर्मी की बदौलत, अपनी खुद की ताकत की बदौलत भी स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की, जिसमें विशेष करके जो क्षेत्र आता है वह आता है कर्नाटक का और आता है राजस्थान का। इन दोनों क्षेत्रों में इन ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति वहाँ पर दिखाया, अपने बल के बल पर, शक्ति के बल पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसमें कदम्ब मयूर शर्मन आता है, गुर्जर प्रतिहार आते हैं। इसके बाद जब अगले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, तो वह क्या आता है? इनका एडमिनिस्ट्रेशन, कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वह एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से चल रहा था। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए इनका जो सिस्टम था वो ये था कि अब आप जानते हैं कि किसी भी राज्य में आप देखेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, तो कुछ लोग होते हैं तलवा चाट। उनकी ड्यूटी ही होती है तलवा चाटने की। तलवा वो इसलिए चाटते हैं क्योंकि उनका धंधा यही है। अगर वो तलवा नहीं चाटेंगे तो राजा उनको पुरस्कार कैसे देगा, उससे वो धन कैसे कमाएँगे, और ये दल-बदलू भी होते हैं। यानी कि जब जो अस्तित्व में आया, जो शक्ति में आया, ये उसके तलवा चाटने लगते हैं और उससे अपना काम निकालने लगते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति थोड़ा-सा शक्ति संपन्न हो जाता है, तो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसे बहुत सारे नए-नए नामों से विभूषित करने लगते हैं, ताकि वह खुश हो और खुश हो कर के वह उससे धन कमाए। तो इसमें क्या होता है कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो हम बात करते हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की हम चर्चा कर रहे हैं, वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम। किंगडम। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, उसमें ये क्या करते हैं? ये नई-नई उपाधियों से विभूषित होते हैं। ये स्वयं नहीं करते हैं, इनको उकसाया जाता है। इनको उकसाया जाता है कि अरे! अब आप तो स्वतंत्र राज्य की आपने स्थापना कर ली। अब आप राजा हो गए, तो क्या सिर्फ राजा ही रहेंगे? नहीं, नहीं, आपकी तो पदवी इससे भी बढ़कर होनी चाहिए। तो इससे जो उनको उकसाने वाले लोग होते हैं, तो उन्होंने उनको उकसाया। तो इन्होंने अपनी नई-नई उपाधियाँ की। क्या उपाधियाँ धारण की? वो देखिए आप। इन्होंने उपाधियाँ धारण की महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, महाराजाधिराज। और और क्या किया? महाराजाधिराज के साथ-साथ इन्होंने त्रिभुवन चक्रवर्तीन, त्रिभुवन चक्रवर्तीन
चक्रवर्तिन। तो इस प्रकार से सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी उपाधियां इन्होंने धारण की। ये जो उपाधियां होती थी, ये उपाधियां एक प्रकार से भय का भी काम करती थी, कि जैसे अब आप सुनेंगे कि इतनी बड़ी पदवी है, तो लोग डरते हैं कि जो जिसकी इतनी बड़ी पदवी है, उसके पास सेनाएँ भी बहुत होंगी, शक्ति बहुत होगी, धन संपदाएँ बहुत होंगी। तो जो आम जन होते हैं, वह उनसे डरते हैं। जब मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जब आप मुगल काल और बलबन वगैरह का आप टाइम देखते हैं, तो वहाँ पर जो है एक गयासुद्दीन बलबन अपने राजत्व का सिद्धांत देता है, जिसमें वो बताता है कि राजा को कैसे होना चाहिए। वो राजा को दैवीय शक्ति के रूप में स्थापित करता है। वो बताता है कि एक राजा जो है, राजा को एक खूंखार चेहरे जैसा होना चाहिए। उसका जो आउटलुक है, वो थोड़ा-सा डरावना, भयभीत करने वाला होना चाहिए, ताकि जब वह अपनी सभा में खड़ा हो, तो लोग उसको देख कर के डर जाएँ। उसकी भाषा में रौब होना चाहिए। पहले तो लोग देख कर के डर जाएँ। अब जो थोड़ा-सा निडर है, वे उसकी भाषा को देख कर के डर जाएँ। यानी कि वो 80% और 70% तो ऐसे ही लोगों के ऊपर हावी हो जाता है। बाकी की जो बची हुई 20 और 30% की बात है, वो अपने शक्ति से मनवा लिया जाता है। क्योंकि मनोबल मनोबल बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका मनोबल कमज़ोर है, तो आप एक व्यक्ति से भी नहीं बात कर पाएँगे, और आपका मनोबल अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आप हज़ारों की फ़ौज को भी एक बार पीछे कर सकते हैं। इसलिए मनोबल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, और यही बात यूपीएससी में भी देखी जाती है। जब आप एक अफ़सर बनने के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं यूपीएससी में, वहाँ पर यही देखा जाता है कि आपका मनोबल कितना मजबूत है, आपकी मन की शक्ति कितनी कितनी ज़्यादा है, और यही एक राजा के अंदर भी होना चाहिए। तो हम अभी उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ये अपने उपाधियों को विभूषित करते थे। इसके बहुत सारे फायदे भी राजाओं को हुए हैं, क्योंकि इसका ये कार्य करता है संबंधों को मजबूत करने में दूसरे राज्यों के साथ, और कई प्रकार से इसके अलावा अपने जो आंतरिक क्षेत्र हैं, उसमें भी अपनी प्रभुता, अपनी शक्ति को दिखाने में भी काफ़ी मज काम करता है, जिससे जो शासन व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चलती है। इसके अलावा जो बाकी तलवा चाट लोग हैं, उनको तो लाभ मिलता ही मिलता है। तो इस प्रकार से ये अपनी नई-नई उपाधियों को से विभूषित होते थे, और इसके अलावा ये क्या करते थे, इसके अलावा ये अब जब इन्होंने अपनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली, अपने आप को, अपनी शक्ति को स्थापित कर दिया समाज में, तब ये क्या करते थे, जो ट्रेडर्स होते हैं, ब्राह्मण्स हैं, जो पीजेंट हैं, जो कैटल कीपर्स हैं, फिर उनसे ये टैक्स वसूला करते थे। टैक्स वसूलने के बदले हालाँकि ये उनको बहुत सारी सेवाएँ भी प्रोवाइड करते थे। जैसे व्यापारी को व्यापार करने के लिए रॉ मटेरियल्स के मामले में, उनको एक मार्केट देने के मामले में, इसके अलावा जो उनको सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा की भी उनको व्यवस्था देने में मदद करते थे। किसानों के क्षेत्र में अगर देखा जाए, तो उनको बीज प्रोवाइड कराना, बीज के साथ-साथ कृषि कार्य में जो लगने वाले धन है, उसकी व्यवस्था करवाना। ब्राह्मण हैं, जो रिचुअल्स करते थे, चूँकि ये ब्राह्मण वंश से ही निकल कर के आए थे, तो ब्राह्मणों के प्रति इनकी जो लगाव था, वो ऑटोमैटिक कुछ ज़्यादा ही था। तो उनको ज़मीनों के लिए भूदान करना, मंदिरों को बनवाना। अब मंदिरों को बनवाना, इसके अब मंदिरों को जब बनवाया जाएगा, तो वहाँ पे तीर्थयात्रियों का आना भी होगा। जो पिलग्रिम्स आएँगे, उसके ज़रिए, जिसको आज के समय में हम कहते हैं टूरिज़्म, टूरिज़्म टैक्स। तो टूरिज़्म टैक्स भी वसूला जाता था ब्राह्मणों से, या मंदिर को पहले बहुत अधिक क्षेत्र में जो है ज़मीनों को, बहुत भारी मात्रा में ज़मीनों को दान दिया जाता था। तो उन जो मंदिर की जो ज़मीनें थी, उस पर जो पैदावार होती थी, वह भी राजा के हिस्से में जाती थी। व्यापारी लोग जो अपना व्यापार करके जो धन कमाते थे, उससे भी राजाओं को जाता था। ये गिफ्ट की भी अपेक्षा रखते थे, और रखेंगे भी क्यों नहीं? क्योंकि जो इनके अधीन कार्य करने वाले लोग हैं, उनको अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनको देना पड़ेगा। ऐसा होकर, जैसे आज भी आप देख सकते हैं कि जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, उनके लिए धन खर्चा करते हैं, और जब वे सत्ता में आते हैं, तो वे भी उनको लाभ कमाते हैं, व्यापार को
आगे बढ़ाने में, व्यापार को सफल बनाने में या नए व्यापार को स्थापित करने में बहुत सारे सहयोग देते हैं। तो यह कोई आज का सिस्टम नहीं है, जैसे आज एक राहुल गांधी जी कहते रहते हैं कि मोदी जी ने अडानी को धन लुटा दिया, अंबानी को बहुत धन लुटा दिया। तो ये कोई गलत सिस्टम नहीं है। मैं इस पर किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, ना ही बोलूँगा, क्योंकि अगर एक व्यापारी, क्योंकि समाज सिर्फ़ कुछ लोगों के या 1-2 10 पहलुओं से नहीं चलता है, उसमें धन की भी आवश्यकता होती है। अगर व्यापार नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा? तो नए व्यापार को एस्टेब्लिश करने में, पुराने व्यापार को उन्नत करने में बहुत सारा रोल होता है हमारी सरकार का भी। तो उस समय जो राजा थे, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता था अपने व्यापारियों को संरक्षण देने का, जो कि वो करते भी थे। अब इसके साथ-साथ कुछ और ज़मींदार वगैरह भी होते थे, सामंत भी होते थे, जिससे वो टैक्स देते थे, उनसे भी धनार्जन होता था। अब इन धनार्जन का प्रयोग वे क्या करते थे? इन धनार्जन के बाद जब उनको धन की प्राप्ति होती थी, तो इन धनों का जो प्रयोग वो करते थे, वे करते थे दुर्ग को बनवाने में, दुर्ग के निर्माण में, दुर्ग निर्माण, मंदिर निर्माण, आर्मी व्यवस्था, यानी कि सेना की व्यवस्था करना, सेना व्यवस्था, इन सब पर खर्चा किया जाता था। इन सब पर खर्च करने के साथ-साथ इन सब पर खर्च करने के साथ-साथ वे अन्य व्यवस्थाओं पर भी खर्चा करते थे। जैसे सड़कों के निर्माण में, सड़क निर्माण, जल व्यवस्था, सड़क निर्माण, जल व्यवस्था, आदि। तो इस प्रकार से सिर्फ़ एक राजा सिर्फ़ धन ही नहीं लेता